Hello friends, welcome to your own channel, that is Brain Teaser Academy, a true learning 100% guaranteed to clear prelims as well as mains. On this platform, we are not only teach about UPSC and state PCS but also for IIT, SSC CGL, UPTET, defense and other competitive exams as well. So many of you request me to teach polity, so here I comes. Today we will discuss about Indian polity for civil services, which will equally important for other competitive exams as well. As you all know, polity plays an important role in entire preparation of UPSC. Here we covered polity from various sources so that you may get authentic matter at a single place. And our sources are M. Lakshmikant of Polity, NCERTs, Google, Ghatna Chakra and previous year questions. And these notes are made by experts, so you can blindly trust it, okay? So today we are going to start the most important chapter of polity, that is historical background. Before it, I give you a brief intro about me. I am Deepak Chaudhary, 2 years of experience in a reputed coaching in Rajendra Nagar, motivational speaker, educator at Brain Teaser, a true learning channel advisor and founder of Brain Teaser Academy. So here we start historical background, that's chapter 1. We will looking at how East India Company and British slowly built a framework of Indian polity. Before 1947, India was divided into two provinces, or we can say that two main entities, that is 11 provinces and the princely states ruled by Indian princes under subsidiary alliance policy. What is subsidiary alliance policy? Under this, the rulers were given British army in exchange of money, that is give and take policy. इसमें क्या होता था, ब्रिटिश जो थे वो अपनी आर्मी प्रोवाइड करते थे किंग्स को, और किंग्स जो थे एक्सचेंज में क्या प्रोवाइड करते थे, मनी प्रोवाइड करते थे ब्रिटिशर्स को, और वी कैन से डेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे कंट्रीज से मिलकर बनाए गए थे. किसके लिए बनाए गए थे? ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ में, बिकॉज भारत में ट्रेड स्पेसिस मसाले वगैरह पूरे वर्ल्ड का 1/3 जीडीपी जो है इंडिया कवर्स करता था अलोन उस टाइम पे. ओके, जीडीपी मीन्स द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री. किसी भी कंट्री को अगर हमें मापना हो, उसके मापन के लिए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मापना हो उस देश का, तो उसके मापन के लिए हम जीडीपी को देखते हैं. सो थॉमस लॉर्ड विलियम हॉकिंग्स थे, वो ट्रेड करने के लिए आए हुए थे उस टाइम पे. जहांगीर जो थे रूलर थे यहाँ पे. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 as traders in the form of East India Company. They have exclusive trading rights under a charter granted by Queen Elizabeth I. ब्रिटिश इंडिया में आए थे 1600 में ट्रेड करने के लिए एज ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनको किन्ने सेंड किया था उस टाइम पे? इंग्लैंड की महारानी कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ I. तो ईस्ट इंडिया कंपनी में मेनली गवर्नर्स हुआ करते थे जो कि ट्रेड करते थे ईस्ट इंडीज़ के साथ में, और जो है वो किसके लिए बनाई गई थी? मेनली एक्सप्लोइट करने के लिए ट्रेड में ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में. ओके, सो एक सीरीज़ में चलते हुए हमें देखना होगा कहाँ से स्टार्ट हुए थे ये एक्ट्स जो थे. अभी रेगुलेटिंग एक्ट आने वाले हैं. वो एक्ट्स क्या थे? ये एक्ट्स ब्रिटिश इंडिया लाए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को ख़त्म करना चाहते थे और अपनी पावर यहाँ पे लाना चाहते थे. तो वो रेगुलेटिंग एक्ट्स लाए थे, जिनमें हम स्टार्ट करेंगे 1773 से. तो 1773 से अगर हम इन्हें शॉर्ट में देखें तो हम इन्हें याद करने के वे से देखें तो 1773 के बाद में हम देखेंगे कि हर 20 साल बाद इन एवरी 20 ईयर्स एक्ट्स आए थे. ओके, तो 1773 के बाद एक पिट्स इंडिया एक्ट ऐसा था जो बीच में आया था. जैसे 1773 के बाद में 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट. तो उसके बाद में अगर हम देखें तो 1773 बाद 1793, देन 1813, देन 1833 एंड एट लास्ट 1853. इस वे में एक्ट्स आए हुए थे. तो हमें याद करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को और याद करना पड़ेगा 1784, अदरवाइज हर 20 ईयर में एक्ट आए थे रेगुलेटिंग एक्ट. ओके, जैसे जैसे ये एक्ट आते गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो है वो कम होती गई और ब्रिटिश क्राउन जो है वो स्ट्रेंथन होते गए. ओके, इन 1765 द कंपनी विच स्टिल नाउ हैड रियली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेन द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. 1765 में जो कंपनी थे अभी उनके पास सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शंस थे और उनको दीवानी मिल गई थी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की. दीवानी क्या हुआ करती थी? दीवानी में उन्हें राइट्स मिल जाते थे कि वो किसी से भी क्या कर सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं, जैसे फार्मर्स से टैक्स लेना है एक्सेट्रा. सो ये कैसे मिली थी दीवानी? जो मुगल एम्परर शाह आलम थे उन्होंने दीवानी दी थी इन्हें. 1764 में वो बैटल ऑफ बक्सर में हार चुके थे, तो उन्हें उस वे में दीवानी देनी पड़ी थी शाह आलम को, ईस्ट इंडिया कंपनी को. ओके, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राइज करी थी एज अ टेरिटोरियल पावर.
इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि नो राइट ओवर क्रिमिनल जस्टिस, सिर्फ उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पावर मिले थे, उन्हें क्रिमिनल जस्टिस की पावर नहीं मिले थे। ओके, इन 1858 सिपोई म्यूटनी की स्टार्ट हुआ 15 अगस्त 1947 तक। देन व्हाट इज सिपोई म्यूटनी? सिपोई म्यूटनी को हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, जो कि अनसक्सेसफुल रेविलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1857 टू 59। 2 साल तक चला था ये। और स्टार्ट कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? इंडियन ट्रूप्स, इंडियन सिपाहीज द्वारा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियन सिपाहीज थे वो काम करते थे, उनके द्वारा हुआ था। और ये कहाँ कहाँ तक फैला था? दिल्ली, आगरा, कानपुर एंड लखनऊ एंड देन एट वेरियस प्लेसेस। और ये क्यों हुआ था? बिकॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ कैटल्स लुब्रिकेटेड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। और वो क्या थी? अब प्रैक्टिस जो थी ऑफेंसेस टू हिंदू एंड मुस्लिम्स। सीधी सी बात है, वो क्या करते थे ब्रिटिश जो थे, वो कैटरेज जो होता था, कारतूस जो होते थे बंदूक में डालने वाले, तो गन में डालने वाले जो कारतूस होते हैं उनको क्या करते थे, वो फैट से बनाते थे, काउस एंड पिग्स के। तो इंडियन की ये प्रैक्टिस के खिलाफ था। ओके, धर्म विरुद्ध था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम्स ने इसके लिए एक बॉल कर दिया, रेवेलियन बॉल। ठीक है ना। नेक्स्ट इज नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस सजेस्टेड बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय कौन थे? अ पियोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इन 1934। कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई इसके लिए 1946 में, और 26 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ हमारा। और कम्युनिस्ट पार्टी कौन थे? वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इकोनॉमिक गोल्स वगैरह को देखते थे। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं इसी सीरीज में कंपनी रूल पे। कंपनी रूल क्या होता था? वो कंपनी रूल चला 1773 टू 1858। कंपनी रूल होता क्या था? ये ब्रिटिश जो थे अपनी पावर इस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी रूल लाए थे। ओके, ईस्ट इंडिया की पावर को कम करने के लिए। सो इसी वे में रेगुलेटिंग एक्ट्स लाए गए। तो फर्स्ट एक्ट जो था वो था 1773। इस एक्ट के इंपॉर्टेंस क्या थे? ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने हाथ में पावर लेने के लिए और रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। ओके, पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो थे कंपनी के वो रिकॉग्नाइज किए गए। उसके बाद में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड किया गया इंडिया के अंदर, फुली कंट्रोल हुआ ब्रिटिशर्स का। ओके, इसके फीचर्स क्या क्या थे? तो इनमें क्या किया था इन लोग ने? गवर्नर जो था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल बना दिया था, जिसके 4 असिस्टेंट्स भी दिए थे उन लोग ने। और लॉर्ड वेरन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल था इसी क्रम में। ओके, तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बन गया। और उसके बाद में उसके सबऑर्डिनेट्स जो थे वो बॉम्बे और मद्रास के बन चुके थे। और इसी वे में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया हुआ कलकत्ता में 1774 में, जिसमें कौन कौन थे? एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में। ओके, और उन्होंने कुछ डायरेक्टर्स रखे हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, जो कि स्ट्रेंथन करते थे पावर को ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और वो क्या करते थे? उनको पूरा राइट था सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स को इंडिया में देखने के लिए। ओके, सिविल वो जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके ऊपर देख रेख करने के लिए। और वो उन लोग क्या करते थे? जो सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो किसी प्राइवेट ट्रेड में ब्राइब तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, वो सब देख रेख करना इनकी जिम्मेदारी होती थी। एंड नेक्स्ट इसी सीरीज में आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इन अ बिट टू ओवरकम, सो उन लोग क्या किया? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो इसलिए लाया गया क्योंकि जो पहले वाले एक्ट्स में कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे, कुछ कमियां रह गई थी, उनको सुधारने के लिए। ठीक है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट ने 1773 एक्ट पास किया, फिर उसके बाद में 1781 पास किया, जिसे हम गवर्नमेंट ऑल्सो उन्होंने सेटलमेंट ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बुलाया था। 1781 वाला एक्ट था उसको। और फिर उसके बाद में आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नाउ इसके फीचर्स क्या थे 1784 के? इन्होंने क्या किया था? पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस जो थे कंपनी के, उनको डिस्टिंग्विश कर दिया था, अलग अलग कर दिया था उनको। और उन्होंने क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो क्रिएट किए, जो कि मैनेज करते थे कमर्शियल अफेयर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो क्या कवर करते थे? वो मैनेज करते थे पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है ना। इन लोग क्या किया? डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दिया और पावर दे दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि सुपरवाइज करने के लिए, और जो भी सारे ऑपरेशंस थे वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको सुपरवाइज करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए सारे ऑपरेशंस को। इसमें कितने मेंबर्स थे? इसमें 6 मेंबर्स थे। 2 रीजन्स हैं जिनकी वजह से ज़्यादा जाना आता है, एंड डेट इज़ द ब्रिटिश टेरिटरी फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशंस, डेट इज ओन। तो पहली बार ब्रिटिश की टेरिटरी को खुद का बोला गया। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बोला गया। इस समय पे पावर जो थी किसके हाथ में आ गई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को फुल पावर मिल चुकी थी कंपनी के ऊपर। चार्टर एक्ट क्या था 1833 का?
ये फाइनल स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज होने के लिए इंडिया में। इसके फीचर्स क्या क्या थे, इसमें क्या किया था, गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल बना दिया था इंडिया का, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो ऐसा पहला गवर्नर जनरल बन चुका था इंडिया का। पहले क्या किया था, गवर्नर जो था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल बना दिया था। इस समय क्या किया, गवर्नर जनरल जो था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल बना दिया इंडिया का। और सारी पावर जो थी, बॉम्बे का गवर्नर था और मद्रास का गवर्नर था, उनके हाथ में जो भी पावर्स थी वो सारी पावर्स गवर्नर जनरल इंडिया को दे दी गई, ठीक है ना। और जो भी लॉज इस पहले वाले एक्ट्स के थ्रू जो भी लॉज बनाए गए थे उनको हम रेगुलेशंस बोलते हैं, दैट इज अधिनियम बोलते हैं। और जो इस एक्ट के अंदर जो भी एक्ट बनाए गए थे उनको हम ओरिजिनली एक्ट बोलते हैं। और उन लोग क्या किए थे, ईस्ट अटेंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, जो कि अब क्या बॉडी बन चुकी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। उसमें 4th मेंबर जो था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ऐड किया गया था गवर्नर जनरल, एंड मैकले जो था वो पहला लीगल मेंबर था इस क्रम में, ओके ना। और कंपनी टेरिटरीज जो थी इंडिया की वो हेल्ड बाय इट्स ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो एक बात ध्यान रखने के लिए यहाँ पे, ये लोग क्या किए थे, इन लोगों ने सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन जो है वो अटेम्प्ट किया था, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। इनने अटेम्प्ट ही किया था सिर्फ, ओके, लागू नहीं हुआ था, सिर्फ अटेम्प्ट किया था, कोशिश करी थी इन लोगों ने। नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये जो था इस सीरीज़ का लास्ट एक्ट होता था। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज एक्ट चार्टर एक्ट बिटवीन 1773 टू 1853। इसके फीचर्स क्या क्या थे, सेपरेट किया था पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को गवर्नर जनरल के, जिसके लिए काउंसिल बनाई थी गवर्नर जनरल काउंसिल, जिसमें 6 मेंबर्स जो थे वो लोग क्या कहलाते थे, 6 मेंबर जो ऐड करे थे उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बोलते थे उनको। इसमें स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती थी। और उन्होंने ओपन कंपटीशन जो था वो इंट्रोड्यूस किया था सेलेक्ट करने के लिए और रिक्रूट करने के लिए सिविल सर्वेंट्स को, जिसमें इंडियंस भी शामिल होते थे इस टाइम पे। तो पहले वाले एक्ट में क्या था, पहले वाले एक्ट में सिर्फ उन लोग क्या किए थे, अटेम्प्ट किए थे, और इस वाले एक्ट में क्या किए, इंट्रोड्यूस कर दिए, ओके, ओपन कंपटीशन सिविल सर्वेंट्स के लिए। और मैकले के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैकले कमेटी वॉज अपॉइंटेड, ठीक है, इसी हिसाब से मैकले कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई 1858 में। और मैकले कौन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड बिग पॉलिटिशियन थे। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द, ठीक है, इसमें क्या किया इन लोग, पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, जिसमें इन लोग 6 मेंबर्स को रखे, जिसमें कि 4 मेंबर जो थे वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के थे, जो भी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से। और लेजिस्लेटिव विंग थी, इसको हम मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हो चुका था ये, इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल बट डिडंट स्पेसिफाई एनी पार्टिकुलर पीरियड, ओके, कंपनी रूल को अब एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन उसके लिए कोई टाइम डिसाइड नहीं हुआ था कि 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, जो भी है, क्योंकि पार्लियामेंट जो थी वो कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकते थे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राउंड रूल, और वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। और अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो वो कौन सा एक्ट था, आप लोग अभी जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो कौन से एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंडिया के पावर मिला कि बजट डिस्कस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, वो कौन सा एक्ट था, एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजंस वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता। तो कौन से एक्ट में बनाया गया था, अभी हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ओके। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ डीआरची रेफर्स टू, डीआरची मीन्स होता है टू, तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरीज, ओके, प्रोविंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले सब्जेक्ट जो है डीआरची बोलते थे उसको। क्वेश्चन नंबर 6 इज, अंडर विच एक्ट डीआरची वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। तो डीआरची को सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हुई थी, जैसे कि इंट्रोड्यूस हुआ था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंस ऑटोक्रेसी, प्रेसिडेंसी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, और बर्मा जो था उसको सेपरेट कर दिया था
इंडिया से। तो ये याद करने वाली चीज़ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमरल कब बना दिया, किस टाइम से बनाया गया, किस एक्ट के अंदर बनाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इसमें क्या हुआ था, काउंसिल ऑफ जो स्टेट थे उसमें 60 मेंबर्स जो थे, जिनमें से 34 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड किए जाते थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली में 140 मेंबर्स थे, जिनमें से 104 इलेक्ट किए जाते थे सिर्फ। और इसमें अपर हाउस जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं वो भी था, और लोअर हाउस था जिसका नाम दिया था लेजिस्लेटिव असेंबली। ये याद करने वाली चीज़ है, इसको अच्छे से याद करें। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय। ये तो सबको पता है, दैट इज क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन 9, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन विच ईच प्रोविंस 1 रिप्रेजेंटेटिव वॉज इन द रेशियो। कैबिनेट मिशन के हिसाब से, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था इंडिया में, उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किस हिसाब से मेंबर्स को सीट अलॉट करती थी, तो किस हिसाब से करती थी वो, अकॉर्डिंगली एक रिप्रेजेंटेटिव को 10 लाख की पॉपुलेशन होती थी तो एक रिप्रेजेंटेटिव को सीट अलॉट की जाती थी रेशियो में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर इलेक्टेड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर जिन लोग ने ड्राफ्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन थे? इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंस। जो अलग अलग प्रोविंस हुआ करते थे उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। ओके, सो अभी हम इसी सीरीज़ में यहाँ पे चैप्टर में पॉज लेने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक टू डू समथिंग ओनली। एंड नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राउन रूल। सो बी इन टच। थैंक यू वेरी मच।